हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपने इसका पार्ट 1 देख लिया था, जहाँ पे अपन ने देख लिया होगा अब तक, जहाँ पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और आज के लेक्चर में मैं आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगी आप लोगों से, आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपको इसमें से कैसे पेपर अटेम्प्ट करने लायक बन रहा था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नंबर 5 टू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमने क्वेश्चन नंबर 5 1 तक खत्म किया था। अब हम आएंगे 5 2 पे। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, एक एडजस्टमेंट की वजह से ये क्वेश्चन में पूरा गिव हुआ है। एसएल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस दिया है, डिबेंचर्स दिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, टोटल डिविडेंड दिया है। ध्यान दो, टोटल डिविडेंड यानी इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड, यानी इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों का डिविडेंड 18 लाख दे दिया। थियोरेटिकल मार्केट प्राइस अंडर गॉर्डन्स मॉडल, ये डिविडेंड डिसीजन का जो सम है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको जाना था रिवर्स। और इस एडजस्टमेंट के वजह से एकदम यहाँ पे गेम होने वाला था, जहाँ पे आप भटक गए होंगे वो यही पार्ट है। यहाँ पे जनरली हम लोगों को टीएमपी थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना होता है। यहाँ पे थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकाल के दिया हुआ है। आगे मार्केट प्राइस बिगिनिंग में 100 रुपये है, टैक्स रेट 20% है, डिटरमाइन द टीएमपी एज पर वॉल्टर्स मॉडल। अब आपको वॉल्टर के मॉडल के हिसाब से निकाल के देना है। वॉल्टर के मॉडल के लिए आपको ईपीएस भी लगेगा, डिविडेंड भी लगेगा, आर भी लगेगा और केई भी लगेगा। इसमें से कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे गेम ये हो रहा है कि केई ढूंढने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा। गॉर्डन के अंदर जो चीज़ें दी है उसको सब्सटीट्यूट करो, और गॉर्डन का टीएमपी दिया हुआ है उससे एक्सट्रैक्ट करके आपको निकालना था केई, और फिर आपको वो वॉल्टर और एमएम मॉडल में क्या करना था, सब्सटीट्यूट करके आंसर लाना था। आगे का पार्ट इज सिंपल। ये एक एडजस्टमेंट की वजह से इस क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं भटके होंगे कि यार कैसे निकाले। आर यू सेटिस्फाइड? अब बताना कि करंट डिविडेंड पॉलिसी से आप सेटिस्फाइड हो क्या। अगर नहीं हो तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। अगेन 4 मार्क के लिए एक लेंदी सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन अगर पूछते तो 6 मार्क के लिए पूछते ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमको थोड़े से स्टार्टिंग में क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 200 लैक्स, किधर है किधर है किधर है, देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ना आपका, इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, कितना है वो 200 लैक्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 18.75%। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगा। गॉर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, D1/KE माइनस D। तो मेरे पास डिविडेंड निकालने के लिए भी एक जरिया है। क्या जरिया है, टोटल डिविडेंड 18 लाख है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी है और इक्विटी डिविडेंड भी है। अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली निकाल लेते हो, कैसे निकालेंगे, दिया है ना 50 लाख का 12%, 6 लाख। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख आता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विटी डिविडेंड आ जाएगा 12 लाख का। अब टोटल इक्विटी डिविडेंड है, आप नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हो, 100 लाख है ना आपका, एक सेकेंड। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 100 लाख। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 100 लाख को आप डिवाइड करेंगे 50 रुपीज़ से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये लो इसको 100 लाख करना प्लीज। 100 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, ये 2 लाख इक्विटी शेयर आ जाएगा। 12/2, एक शेयर पे आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, 6 रुपये का डिविडेंड दे रहे हो, ये भी ठीक है। अब क्या आप ईपीएस भी निकाल सकते हो, क्या आराम से निकाल सकते हो। EBIT हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना वाज नॉट अ टास्क। EBT आ गया, टैक्स हटा दिया, EAT आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितने शेयर होल्डर्स है, 2 लाख। तो 10 रुपये पर शेयर अर्निंग पर शेयर है, इसमें से 6 रुपये आप क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है आप लोगों का, 60% है डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ में आई ये बात, ओके। अब ये सब क्यों चाहिए यार, जीबी तो निकालना पड़ेगा ना। ग्रोथ के लिए एक फॉर्मूला देखा था अपन ने, रेगुलर बैच में भी ये फॉर्मूला देखा हुआ है, B/R। तो B कितना है आपका, B 0.4 कैसे आया, अगर 0.6 डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 0.4 आप लोगों का रिटेंशन रेशियो होगा, इंटू 18.75। तो थियोरेटिकल आपका जी कितना आ जाएगा, 7.5 इज द ग्रोथ रेट। अब टीएमपी निकाल लो, कैसे निकालेंगे, D1 कितना होगा 6.45, कैसे 6 + 7.5%, ठीक है। ग्रोथ रेट ऐड कर लिया, होल डिवाइडेड बाय के, ही तो नहीं पता ग्रोथ कितना है आप लोगों का 7.5, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 300। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको मिलेगा केई।
जनरली ये के ही गिवन होता था, आपको ये सारा प्रोसीजर करके के ही निकालना पड़ा, इसलिए ये सम था थोड़ा सा लेंदी। अब आगे का सिंपल पार्ट है, आपके पास के ई आ गया तो आप क्या करोगे, वोल्टर के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, डी अपॉन के ई, और ये के ई मैंडेटरी परसेंटेज में होना चाहिए, ये भी के ई परसेंटेज में होना चाहिए, तो डी अपॉन के ई प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के, इधर भी परसेंटेज होता है पर वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, फॉर्मूला तो अपन सबको आता है, ये चीज़ भी अपन रेगुलर में कर चुके हैं। तो 6 अपॉन 9.65 प्लस 10 माइनस 6 ई माइनस डी इंटू 8.75 9.65 9.65। जब आप इसको सॉल्व करते तो आपको क्या मिलता है, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर्स मॉडल। ये हमने किसके हिसाब से निकाला बेटा, अभी वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से निकाला है। आपको पूछा है एमएम के हिसाब से भी निकाल के, तो भाई निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फॉर्मूला है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है P0 इज इक्वल्स टू D1 प्लस T1 अपॉन 1 प्लस के के बनाना आप वोल्टर निकाल पाते ना आप एमएम कर सकते, इसीलिए हमको ये एडजस्टमेंट क्लिक होनी चाहिए थी कि आप लोगों को, अब नहीं क्लिक हुई तो आई अंडरस्टैंड, क्लिक होने वाली मतलब इतना कठिन पेपर देखने के बाद कहीं ना कहीं अपने को ये क्लिक होना टाइम पे थोड़ा सा डाइसी सा सिचुएशन था, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। सो D1 कितना है आपका 6.45, P1 नहीं पता, 1 प्लस 9.65% में नहीं लिखना है तो इंटू 100, और बिगिनिंग वाला मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है विच इज़ 100, तो आप इससे क्या निकाल लोगे, P1 विच इज़ 103.2। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है आगे, अब आपको बताना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, इसे आप सेटिस्फाइड हो क्या, नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्यों, क्योंकि अगर आर ग्रेटर होता है के ई से तो डिविडेंड आपने कितना देना चाहिए, 0, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहेगा आपका 0, यू आर नॉट सपोज टू पे एनी डिविडेंड। इसके आगे ये पार्ट अगर आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव करने के लिए लिख सकते हो। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था। आगे की एडजस्टमेंट जहाँ पे के ही आपको ढूंढना था वो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे डाइसी हो गया था। अभी ऑल क्लियर, अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्या ये सॉल्वेबल था यार, किसी को क्लिक हो गया है, अगर नहीं भी क्लिक हुआ है तो भी ठीक है, अपन को फिर भी ये पेपर में पासिंग मार्क्स मिलने जितना अटेम्प्ट हो सकता था। मैं लास्ट में एक बार आपसे वो भी डिस्कस करूँगी कैसे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग में बना के दिया और 6 से बहुत आसान सम था। 6th क्वेश्चन आप पूरा का पूरा 15 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें कोई डिनाइबल बात नहीं है। यू मे बी एबल टू अटेम्प्ट, आपने किया भी होगा शायद। अब 6A का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको 2 मशीनरी दी है, आपको बताना है कौन सी मशीनरी आपने परचेज करनी चाहिए, उनके आपको सारे डिटेल्स दे दिए हैं। ये जब लाइफ अलग होती है तो मैंने आपको एक मेथड रेगुलर बैच में सिखाया था और इसके लिए हमने अलग से एक सम भी लिखा था, इफ़ यू रिमेंबर। EAC और EAV का मैंने आपको बाकायदा हैंड रिटन सम लिखा के दिया था इस कॉन्सेप्ट पे। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड कॉस्ट जब फिगर्स कॉस्ट के फॉर्म में दी होती है, या इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू जब फिगर्स वैल्यू के फॉर्म में दी रहती है, अपन ने ये चीज़ की हुई है। ये मैं इसके अंदर आप एक एडजस्टमेंट पे आपको जो थोड़ा सा आप अटक सकते थे, और ये एडजस्टमेंट आपके किधर नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है, नोवेयर इट इज़ गिवन। ये एडजस्टमेंट थोड़े से आपके सिलेबस के परव्यू के बाहर की एडजस्टमेंट है, पर मैम फिर आप तो बोल रही पूरा अटेम्प्ट हो सकता था। बेटा एक एडजस्टमेंट के वजह से आपके फिगर्स ऑफकोर्स ऊपर नीचे होंगे, लास्ट आंसर भले ही आप लोगों का कैश फ्लोज मैच ना करे, लेकिन आप लोगों को फिर भी इसके मार्क्स मिलेंगे। एक होता है स्टेप मार्किंग, दूसरा आपको बताना तो कौन सी मशीनरी चूज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं उन फिगर्स की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपकी मशीनरी एक्स की जगह वाई ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको फिर भी मार्क्स मिलते ही थे, और चेक करने वाले थोड़ी लीनियंट इस एडजस्टमेंट को लेके होने ही चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट इज़ नॉट गिवन एनी वे। मैं आपको बताती हूँ, ये फाइनल्स की एडजस्टमेंट होती है। अब मैं जब आप लोग या CA इंटर का बात कर सकते हो, CA इंटर में ऐसे एडजस्टमेंट्स फिर भी एक बारी के कवर्ड है। अब इस एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपकी सारे बुक्स भी चेक कर लिए, फिर से एक बार मॉड्यूल गो थ्रू कर लिया। इट इज़ नोवेयर गिवन। रेफरेंसेस बुक में ज़रूर ऐसे एडजस्टमेंट दिए होते, लेकिन CMA के नहीं, CA के रेफरेंसेस बुक में होते हैं। तो वो सब इकट्ठा करके मेरे को अंदाज़ा आ गया कि ये जो एडजस्टमेंट है ये आपके मॉड्यूल से नहीं डाली हुई है, इतना तो पक्का है। इनफैक्ट इसमें से कुछ सम सिमिलर है, लेकिन किससे, CA की एडजस्टमेंट से सिमिलर है। CMA के अंदर बेटा ऐसी चीज़ है ही नहीं। फिर रिपीट करूँगी, अगर आपने ये एडजस्टमेंट क्लास में नहीं पढ़ी है तो इट्स ओके।
ये पढ़ाने वाले की मिस्टेक नहीं हो जाती है टोटली, क्योंकि पढ़ाने वाले इंक्लूडिंग मी, हम आपको CMA का सब पढ़ा रहे हैं। अब अगर इंस्टीट्यूट ऐसी थोड़ी बहुत नॉटीनेस कर रहा है, चालाकी कर रहा है, पूरा सम अपन ने किया हुआ है ये एडजस्टमेंट की वजह से, और अब इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि ये एडजस्टमेंट में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कई लोग फिर भी लगा भी लिए, और कई लोगों ने राइट अजम्पशन भी इसका लिया। जितने बच्चों से बात होती है समझ में आता है। आपको यहाँ पे क्लिक क्या करना था, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू। आप एस्टिमेट कब करते हो, बिगिनिंग में एस्टिमेट कर लेते हो, तो ये किसके काम आएगा, आपके डिप्रिसिएशन के काम आएगा। एक्चुअल सैलवेज वैल्यू ये किसके काम आएगा, आपके कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि जो आपको CFAT मिलने वाले ये उसके काम आएगा आपके, बस और कोई इसका यूज़ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन के लिए अपन आज तक वही लेते हैं ना, जो एस्टिमेटेड वैल्यू सोच के चलते हैं, वो तो एक्चुअल नहीं होती है। तो कुछ लोग ये कॉमन सेंस के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन को की है। अगर आपको कन्फ्यूजन था, आपने इससे भी सॉल्व कर लिया पूरा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर होगा, उससे मशीनरी के आपका सिलेक्ट करने का मेथड अलग नहीं हो जाता, आपको मार्क्स फिर भी मिलेंगे, टेंशन लो मत ना। बाकी का सब यहाँ पे दिया है, टैक्स रेट दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, ये चीज़ तो अपन ने कवर्ड है। वर्किंग कैपिटल 0 ईयर में जाती है, और जब पूरा पीरियड खत्म हो जाता है तो वापस भी आती है। वर्किंग कैपिटल आप पढ़ चुके हो, साइकिल एंड होने के बाद हमको क्या मिलता है, वापस। तो फर्स्ट ईयर में ये आउटफ्लो बनती है, 0 ईयर में आउटफ्लो बनती है, और लास्ट ईयर में ये इनफ्लो बनती है। दिस वी नो। इसको हम EAV के मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो आपको एनुअल EBT दे दिया है 4 लाख। इसमें से हम टैक्स हटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, से आप निकालते हैं मशीनरी की लाइफ 6 लाख है, 1 लाख सैलवेज वैल्यू कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 1-1 लाख दोनों जगह का इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन मैंने वर्किंग यहाँ पे दी हुई है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फाइल। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा, करेक्ट है क्या। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। ये कौन सी ईयर के लिए होगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। लेकिन 5th ईयर में कुछ एडिशनल चीज़ें भी होने वाली है, जैसे आपको मशीनरी बेचनी है तो उसका CFAT मिलेगा, वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर में वापस मिलता है वो भी मिलेगा, और जो आपके सैलवेज वैल्यू में डिफरेंस है उसका टैक्स इफेक्ट भी आएगा। ये हो गया आपका CFAT फॉर द बिगिनिंग, यानी लास्ट ईयर का छोड़ के अदर CFAT। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT, चलो ये तो ठीक है, अपन बाद में निकाल लेंगे। अब लास्ट ईयर के लिए कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड। जैसे वर्किंग कैपिटल को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। आपको जो सैलवेज वैल्यू मिलने वाला है, कौन सा वाला, एक्चुअल वाला, 1,20,000 और 80,000, वो भी क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड बैक। अब सुनो ना, पहले जब आपने अंदाज़ा लगाया था कितना था सैलवेज वैल्यू, 1 लाख, अब कितना आ गया, 1,20,000। तो अब 20,000 ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ये 20,000 पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स। एक्स्ट्रा इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये 20,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरे केस में आपने कितना सोचा था, 2 लाख, कितना मिल गया, 80,000। तो अब 1,20,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हुआ है, और लॉस पे जो टैक्स होता है वो टैक्स बेनिफिट होता है, करेक्ट है ना। अपन ने ऐसे एडजस्टमेंट भी किए जहाँ पे मशीनरी बेचते हैं, मशीनरी बेचने के बाद अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस का टैक्स बेनिफिट अपने को मिलता है। वी हैव डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 80,000, 1,20,000 पे 30% ये आपका इनफ्लो हो जाएगा, और ये सारी चीज़ों को आप किस में ऐड कर रहे थे, 3,80,000 में ऐड कर रहे थे। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,94,000 और 9,96,000। ये CFAT है, बट कौन से साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, NPV। पहले मैं कर रही हूँ मशीन X के लिए। तो मशीन X के लिए 0 ईयर में परचेज प्राइस जाएगा, आउटफ्लो है। वर्किंग कैपिटल 3 लाख भी जाएगा, आउटफ्लो है। 3,80,000 देखो 5 साल का लाइफ है, 5th ईयर का छोड़ो, उसका कैश फ्लो अलग है। तो 1, 2, 3, 4 चारों साल में कितना मिलने वाला है आपको, 3,80,000 मिलने वाला है। क्या आपका फैक्टर होगा, 10% के हिसाब से लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप 4 साल के लिए भले ही खुद कैलकुलेट कर लो। और लास्ट ईयर का CFAT अभी अपन ने निकाला, ये प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका NPV कितना आ रहा है, 7,97,674। इसमें से अब
आपने को क्या निकालना है, EAV। क्यों EAV निकालना होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था, वापस बता रही हूँ, लिख के किया था सम। हमको ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक मशीनरी 5 साल की है और एक मशीनरी 8 साल की है। दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करना राइट नहीं होगा, क्योंकि 8 साल का हो सकता है इनको ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि वो 8 साल की है, करेक्ट है ना। तो इसीलिए अभी अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से नहीं, 5 साल के एन्युटी फैक्टर से, करेक्ट है। तो 5 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 2,10,403। तो ऑन एन एवरेज हर साल ये मशीनरी आपको कितने का इनफ्लोज देगी, 2,10,403। लाइकवाइज अब हम सेम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, मशीनरी हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर में दोनों आउटफ्लो हो गए, फिर 3,80,000 उसके फैक्टर से, लास्ट ईयर का CF80 उसके फैक्टर से, डिवाइड करेंगे 8 साल के एन्युटी फैक्टर से, तो कितना हो जाएगा, 1,52,760। दिस 1,52,000 और 2,10,000 उसमें कौन सी मशीनरी बेटर है, मशीनरी X शुड बी सिलेक्टेड एज इट हैज अ हायर इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड वैल्यू बोल सकते हैं आप। आर वी ऑल क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन, पूरी तरह से सॉल्वेबल था। ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं चाहिए था, जो काफ़ी लोग अटेम्प्ट कर किया है। क्वेश्चन नंबर B, सिमिलर टू आर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ रेगुलर बुक, कैपिटल रेशनिंग पे क्वेश्चन था। ये भी कैपिटल बजटिंग का है। कैपिटल रेशनिंग में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रोजेक्ट डिविजिबल हो या इनडिविजिबल है। डिविजिबल है तो मैंने आपको सिखाया था सब्जी है, आधा पाव 1 पाव आ सकता है। इनडिविजिबल मतलब ब्रेड, 1 ब्रेड 2 ब्रेड नहीं आ सकती, पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ता है, राइट। सो आप लोगों को दे दिया, आपके पास फंड्स है 10,10,000। ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने ईजी दिया था, सॉल्व कर सकते थे आप लोग। आपको यहाँ पे कैश फ्लोज दे दिए, एनपीवी दे दिया है, रैंकिंग एज पर एनपीवी एंड रैंकिंग एज पर पीआई, दोनों के हिसाब से आपको क्या बना के दे दिया, यहाँ पे रैंक बना के दे ही दिया है। अब मेरी बात समझो, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होता है, ये चीज़ मैंने सिखाई है आप लोगों को, व्हेन प्रोजेक्ट्स विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो हम कौन सा सिलेक्ट करते, किस बेसिस पे करते हैं, पीआई। अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है तो हम कौन से करते हैं, एनपीवी। ये सेम क्वेश्चन फिगर्स अलग हम कर चुके थे। इस क्वेश्चन में भी अगेन एक एडजस्टमेंट अलगली जो आपके मॉड्यूल में किधर भी कवर नहीं है ना आपके पास पेपर्स में, नोवेयर दिस पार्ट इज गिवन। कहाँ से उठा रहे हैं, किस किस जगह से उठा रहे हैं, हाई चांसेस है ये अदर मदर बॉडी से ये चीज़ उन्होंने उठाई हुई है, लेकिन CMA के अंदर नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जितना भी आपका मॉड्यूल है, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपका मॉड्यूल कंपेयर करोगे आप अपने बुक से, तो वी हैव कवर्ड मोर और लेस एवरी एडजस्टमेंट। अपन ने MIRR जैसे डिफिकल्ट सम से लेके सब कैपबज में अच्छे से किया था, ये क्वेश्चन भी किया था। पर एक बात बताओ, क्या ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, हो क्या रहा है इधर, अनयूटिलाइज्ड फंड्स, नहीं दिमाग लगाए तो आपकी गलती नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक द ब्लेम। अब यहाँ पे अगर आप इतना पार्ट नहीं भी कर पाए तो भी आपको बाकी के मार्क्स स्टेप मार्किंग के हिसाब से मिलने ही मांगते हैं, टेंशन लो मत। यहाँ पे क्या बोला है, अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, मान लो 8 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब बाकी के पैसों का क्या, अनयूटिलाइज फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर दो ना, कितने रेट पे, 5% पे। और मैं आपको बताती हूँ, आपको कंपाउंड वैल्यू दे भी दी है, 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया ना, तो 10 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 1 रुपये की जगह 1.629, तो आपके पैसे की जगह कितना मिलेगा, ये फ्यूचर वैल्यू है, बात समझो। 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू है 1.629, ये बात तो समझ गए। अब ये 1.629 फ्यूचर में है, मुझे तो कंपेयर आज करना है ना कि कौन से प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करना है या नहीं, तो ये 1.629 को फिर से पीछे लेके आओ, तो मैम फिर से 1 हो जाएगा ना बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखे ना अपन। 1 रुपये का 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू 0.386, तो 1.629 को आप वापस किस पे लाएंगे, प्रेजेंट पे लाएंगे। ये एक ही एडजस्टमेंट इसके अंदर करने की आप लोगों को थी। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे अपन। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल होता है तो ABCDEF सारे प्रोजेक्ट्स है, किसके हिसाब से लिया मैंने, ये मैंने रैंक लिया है एज पर PI, किसके हिसाब से लिया मैंने, रैंक एज पर PI। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रैंक एज पर PI के हिसाब से ये रैंकिंग ली है। तो A प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है, फिर B ज़्यादा अच्छे से, सब ले लिए। और मैं क्यूमुलेटिव आउटफ्लो भी गिनती गई, क्यों, क्योंकि 10,10,000 ही है ना, तो ABCDE तक तो सब पूरे पूरे इन्वेस्ट हो रहे हैं। आखिरी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है ना, F के टाइम पे मेरे पास सिर्फ 2,60,000 रुपीज़ ही बच रहे हैं, तो F तो पूरा खरीदा नहीं जा सकता प्रोजेक्ट,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है आपके, डिविजिबल है। तो मैं कितना इन्वेस्ट करूँगी प्रोजेक्ट एफ में, 2,60,000 ही करूँगी, तो अब उसका एनपीवी कितना ले, ये भी प्रोपोर्शनेट करो। जब 6 लाख के आउटफ्लो के लिए 32,40,000 का एनपीवी है, तो 2,60,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 14 लाख का आपका आंसर, वो इसके अंदर ऐड करो। तो जब प्रोजेक्ट डिविजिबल है तब आपको टोटल एनपीवी कितने का मिलेगा, 62,79,000। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और ये सेम पार्ट अपन पूरा का पूरा कर चुके थे कैपिटल रेशनिंग का। अब हम आएंगे इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, 3 ऑप्शन है। मैं क्या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे आप, एज पर एनपीवी। इंडिविजिबल प्रोजेक्ट अपन एनपीवी के हिसाब से ही सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमने किसके हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, एनपीवी के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब एनपीवी में सबसे ज़्यादा एनपीवी किसका है, प्रोजेक्ट एफ का है, फिर किसका है, प्रोजेक्ट ई का है। तो मैंने ना इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 8,50,000 का, ठीक है। उसके बाद के ऑप्शन है मैं एफईसी को सिलेक्ट कर लूँ, कितने का एनपीवी लग रहा है, 10 लाख का। उसके बाद के ऑप्शन है एफईबीए को सिलेक्ट कर लूँ, चारों प्रोजेक्ट को ले लूँ, कितना एनपीवी लग रहा है, यहाँ भी 10 लाख का। तो सी के जगह पे मैंने 2 ऑप्शन लिए, ऐसे आप जितने ऑप्शन बनाना चाहो बनाते जाओ, लेकिन हाईएस्ट एनपीवी से जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो ये 3 ही ऑप्शन बनेंगे। अगेन रिपीटिंग, ये सोल्यूशंस मैंने अपने दिमाग से बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे कहीं इनके सोल्यूशंस टू माय नॉलेज नहीं है, इसीलिए बच्चे और परेशान हो रहे थे, तो कह रहे थे कि मैम प्लीज़ सोल्यूशन दे दो इसका। ना इंस्टीट्यूट ने इसका सजेस्टेड आंसर दिया है, तो सजेस्टेड आंसर मे वेरी विद माय सोल्यूशंस, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने अजम्पशंस लगाई हुई हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रेफरेंसेस बुक। मैंने वहाँ से जो एडजस्टमेंट लग रहा था कि कुछ रेफरेंस बुक में अलग एडजस्टमेंट होती है, इसकी कुछ जगह पे अलग होती है। आपका मॉड्यूल में खैर कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स थी ही नहीं जो नेसेसरी थी, तो ये सब जॉट डाउन करके मैंने ये अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को, राइट। अब हमने ये इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। एनपीवी का क्या, देखो नॉर्मल केस होता तो हम एफ का एनपीवी और ई का एनपीवी ऐड करके ख़त्म करते हैं, पर क्वेश्चन ने क्या बोला, जो पैसा बचा है उसको हम क्या करेंगे, कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम उसको, कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। अब कितना पैसा बचा है, टोटल आपके पास था 10,10,000, ठीक है। 8,50,000 इन्वेस्ट हो गया, तो कितना पैसा बचा हुआ है, 1,60,000। थोड़ा सा आपको काट पीट देगा कि यार मैंने भी सॉल्व किया है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मच। अब उसमें मत हो जाना कि मैम ने तो कट कर दिया, आता ही नहीं है, क्या ही हो गया, तो कैलकुलेशन एरर हुआ था, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये चल रहा है। अगर कैसे कहूँ, अगर आप किसी का काम नहीं बिगाड़ सकते हो तो आप उनका नाम बिगाड़ दो, तो प्लीज़ बात समझो, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, स्पेयर दैट मच फॉर मी। यहाँ पे ये 1,60,000 है, ठीक है। ये 1,60,000 हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो अपन वो इसको क्या करेंगे, अभी आप आज की तारीख में देख रहे हो कि 1,60,000 बच रहा है, तो इसको आप 10 साल के लिए क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, आगे लेके आओगे किससे, 1.629। क्वेश्चन ने बोला है ना, अगर 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू 1.629 है तो 1,60,000 का कितना, तो अपन यही करेंगे और उसका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 2,60,640। करेक्ट है क्या। अब उसको वापस ये 2,60,640 आपको कब मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अब मेरे को इसको वापस प्रेजेंट पे लाना है, तो मैम वापस 1,60,000 होगा ना, नहीं बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब डिस्काउंटिंग होता है, कंपाउंडिंग होता है, रेट्स भी तो अलग अलग होते हैं ना, तो आप 2,60,000 को पीछे लाओगे। अगर 1 का 0.386 है तो 2,60,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना, फिर से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए 2,60,640 को 0.386 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिल गया 1,06,700। तो एनपीवी पहले एफ का लिया, ई का लिया, और फिर ये एक्स्ट्रा जो अपने को इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल रहा है वो भी ले लिया अपन ने। ऐसे करके अपन ने किसके लिए निकाला, ऑप्शन 2 के लिए भी निकाला, क्योंकि वहाँ पे कितना बैलेंस अमाउंट बच रहा है, 10,000। तो 10,000 को पहले फ्यूचर पे लेके गए, फिर वापस प्रेजेंट पे लेके आए। इसी तरीके से मैंने तीनों ऑप्शन के लिए किया। सबसे ज़्यादा मुझे एनपीवी मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3, FEBA। टू माय नॉलेज दिस इज़ द बेस्ट विच, जहाँ पे अपने को एनपीवी मिल रहा है। आप चाहे और यहाँ पे सोल्यूशन बनाते जाओ, लेट्स से एफ को छोड़ दो, EBAC ऐसी चीज़ें आप और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ट्राई कर सकते हो। एग्जाम में सच बोलूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो 3-4 ऑप्शन में ही अपने को खेलना पड़ता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए ले रही हूँ ये सोल्यूशन बनाने के लिए, टू पुट योर सेल्फ एट ईज, बहुत एफर्ट्स, मतलब
आप बहुत एफर्ट्स ले चुके हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सिमिलरली हम भी बहुत एफर्ट्स लेते हैं ताकि आपके पेपर्स अच्छे जाए। आई ओनली वांट वन थिंग कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। उसी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ाते हैं कि आप लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, एग्ज़ाम में लिखते आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और आफ्टर दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पे इंस्टीट्यूट थोड़ा सा खेल लेता है, उस टाइम पे भी आई एम ट्राइंग। ऑफकोर्स आपका इमीडिएट सोल्यूशन देना सही भी नहीं था और पॉसिबल भी नहीं था। अब जब ये सोल्यूशन आ रहा है और आपको लग रहा है कि आई एम टेकिंग एफर्ट्स टू पुट समथिंग ऑन टू योर माइंड, डू पुट अ हार्ट और समथिंग इन द कॉमेंट बॉक्स। आप अगर EEC के स्टूडेंट हो, अगर आप मेरी स्टूडेंट हो, इफ़ यू लाइक द वे this all is done, if you are liking the efforts which I am taking for you all, then please put a heart. Nothing but it appreciates me। देख के अच्छा लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मदद मिल रही है। आपको देख के ऐसे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगी कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये पूरे पेपर को। क्योंकि आज जो इस पेपर के साथ हुआ है, मैंने पिछले पार्ट में भी बोला था, पार्ट 1 में, जहाँ पे मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए, कि ये इसमें जो हुआ ये आपके आगे जाके फ्यूचर एग्जाम्स में भी ये चीज़ हो सकती है। फिर ऐसे टाइम पे हमने कैसे टैकल करना। और कई लोगों ने ये भी कहा कि उस मोमेंट उनको पेपर डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब उन्होंने उसी पेपर को शांति में देखा तो ऐसे लगा हाँ यार, इसमें से कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती थी जो हम तब के तब नहीं की, क्योंकि हम पैनिक कर गए। वॉट एवर लेसन विच यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता है। आज नहीं तो आगे के पेपर में ये काम आएगा ही आएगा। एंड थैंक यू सो मच माई वेरी डियर स्टूडेंट्स, माई वेरी डियर स्टूडेंट्स हु अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स वी टेक, आई टेक। जो लोग कहीं ना कहीं मैसेज करते कि मैम थैंक यू, आपने ये किया, मतलब आपके थैंक यू से ज़्यादा मैं बताती हूँ कि आप लोग मैसेज करते हुए चीज़ देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। एक स्माइल कहीं ना कहीं आ ही जाती है कि वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू इज़ रीचिंग द राइट ऑडियंस एंड इट इज़ रीचिंग यू ऑन। तो देख के बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं। और अगर किसी को इस पेपर की ज़रूरत है, आपको कहीं सुनने में आता है, तो डू शेयर दिस सोल्यूशन। एटलीस्ट सोल्यूशन टेलीग्राम पे आ जाएगा। आप ये सोल्यूशन ज़रूर शेयर कर दें टेलीग्राम से, ताकि जिनको रेफ़र करना है वो रेफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A। अब अपना एक 7A वाला पार्ट बचा है और 7B वाला पार्ट बचा है। दैट्स इट। फिर आपका FM का पेपर खत्म होता है। फिर लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस भी करके दे दूंगी। 7A अगर आप देखेंगे, ओली लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है? 1,04,000। रॉ मटेरियल 19.6 ऑफ सेलिंग प्राइस। एक सेकेंड ना, ओके थैंक यू। वेजेस 10.6% है। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑफ ₹15 17.6 है। अगर आप इसको सेलिंग प्राइस से ले लोगे तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का रेट आ जाएगा, यहाँ वेजेस आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। रॉ मटेरियल इन स्टॉक 3 वीक्स है। वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल 75% है। और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? जो मटेरियल के अलावा होता है। लाइक ये मैंने आपको वर्क इन प्रोग्रेस की याद है, एडजस्टमेंट्स लिखा है रेगुलर बैच में कि अगर ऐसा आता है तो आपको कितना वर्क इन प्रोग्रेस लेना है, कुछ नहीं लिखा होता है तो कितना लेना होता है। और ये चीज़ आपको याद रहनी ही चाहिए। याद है तो आपको क्लिक हो जाएगा लगेज की अपना कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। 70% है कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब क्या आएगा? लेबर एंड ओवरहेड्स। 2 हफ्ते का वर्क इन प्रोग्रेस चलता है। फिनिश गुड्स 4 हफ्ते का है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स दिया है, क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स दिया है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड है। कैश सेल्स एंड कैश परचेज 25% है। तो अपने को ये 25% कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम तो वर्किंग कैपिटल में नॉन कैश चीज़ें ही देखेंगे। करेक्ट है ना? कैश वाले क्यों नहीं देख रहे बेटा? वो साइकिल में आ ही नहीं रहे ना, पैसा आ जाता है अपने पास, तो पैसा अटका थोड़ी है। कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 3 लाख रुपीज़ अवेलेबल टू इट। ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। कंटिजेंसी 4% का है, इंक्लूडिंग द प्रोविजन। इस टाइप की एडजस्टमेंट भी हमने की हुई है। और ये सेम सम ओल्ड सिलेबस में भी आया हुआ है। राइट, ओल्ड सिलेबस में ये सेम सम वर्किंग कैपिटल का जो उसी अटेम्प्ट में, सेम अटेम्प्ट जो जुलाई अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में ये सम है, यही सेम सम ओल्ड सिलेबस में भी है। अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर 52 वीक्स एंड वेजेस एंड ओवरहेड्स अक्रू सिमिलरली। आपको नेटवर्किंग कैपिटल बनाना था, ये ध्यान रखो। कैश कॉस्ट बेसिस पे, कैश कॉस्ट बेसिस के भी अपन ने सम्स किए हुए हैं। मैंने आपको एक डिफ्रेंसिएशन भी इसका लिखा के दिया है कि कैश कॉस्ट में अपन डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? फटाफट से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर तो कुछ अलग नहीं था। अगेन ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाते थे। रॉ मटेरियल है
आप लोगों का 500 का 19.6% वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड इतना आपका कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन हटा दूँ तो इतना आपका कैश कॉस्ट हो जाएगा। ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूँ सिर्फ कैश ओवरहेड की तो 88 माइनस 15 ये हो जाएगा 73। ठीक है ना। स्टेटमेंट शोइंग नेट वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सारे करंट एसेट्स लेते हैं। तो रॉ मटेरियल 1,04,098 रुपीज़ का है, कितने हफ्ते, 3। कौन सा लेते हैं बेटा, यहाँ पे करंट एसेट वाला लेंगे, क्रेडिटर्स वाला इधर नहीं जाता है, वो करंट लायबिलिटी में जाता है। कि आपका रॉ मटेरियल कितने हफ्ते स्टॉक में रहता है, 3 वीक स्टॉक में रहता है, तो इंटू 3 कर लिया। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी सेम, रॉ मटेरियल उसका रेट, वर्क इन प्रोग्रेस का फेज, और ये 75% क्यों, क्योंकि 75% ही कंप्लीट है मटेरियल, इसलिए उसको 75 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे वेजेस एंड ओवरहेड 1,04,000 इंटू 73 प्लस 53, करेक्ट है क्या, इंटू ये 73 और 53 कहाँ से ले रहे हो, 73 और 53 मैं आपको बताती हूँ जरा। यहाँ पे अगर आप आओगे आपका ये ओवरहेड है, कैश ओवरहेड 73 और वेजेस है 53, वही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये ले लिया 73 53, कितना परसेंट, कन्वर्जन कॉस्ट 70%, 2 हफ्ते के लिए इसका वैल्यू निकाल लिया। फिर आप ले लो फिनिश गुड्स को, देखो फिनिश गुड्स एक और ऑप्शन है, आप इंटू 500 भी ले सकते हो, कई लोग लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है मेरे हिसाब से 224 जो आपका कॉस्ट है वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि मेथड ही कैश कॉस्ट लेनी है। तो फिनिश गुड्स कितने में बन रहा है, 224 पे बन रहा है, इंटू 1,04,000। इसके अंदर भी डेप्रीसिएशन कंसिडर नहीं करना है, कई लोग इसमें डेप्रीसिएशन भी कंसिडर कर लेते होंगे, बट कैश कॉस्ट बेसिस से यू डोंट हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। तो 224 इंटू 1,04,000 इंटू 4/52 ये आपके फिनिश गुड्स का पीरियड है। अब डेटर्स में 2 चीज़ें हो सकती है, एक सेलिंग प्राइस पे लो या एक कॉस्ट पे लो, जो भी लेना चाह रहे हो एजम्पशन डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंस कैश कॉस्ट मेथड है इसीलिए मैं कॉस्ट पे ही लेना प्रेफर कर रही हूँ, इसलिए मैंने वैसे लिखा है, लेकिन मैंने आपको सोल्यूशन में दोनों लिख के दिया, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड करके आए हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 1,04,000 इंटू 224 इंटू 75% इंटू 2.5/52, 8,40,000 आ गया। कैश आपको बोला है 3 लाख रखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट एसेट। जहाँ तक कि कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए, एक बार आप करोगे तो आप देख ही लोगे। क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो 1,04,000 इंटू 98 इंटू 75%, क्यों 75%, क्योंकि कैश में जो आपने परचेज किया है वो क्रेडिटर थोड़ी बनता है। लाइकवाइज आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे भी 75% लिया है, क्योंकि कैश सेल कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ क्रेडिट सेल कंसिडर होता है। फिर वेजेस का भी 1,04,000 इंटू 53, 2/52। ओवरहेड्स का भी आपको लाख बताया हुआ है कितना है, तो 88 माइनस 15, 1,04,000 से ले लो, तो आपके पास करंट लायबिलिटी आएगी, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्किंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कुछ तो प्रोविजन रखनी है 4% की, इंक्लूडिंग वाली प्रोविजन बोली है, मतलब 32,31,300 प्लस 4% इज इक्वल्स टू एक्स। और ये आपको क्या बोला, ये आपका टोटल नेट वर्किंग कैपिटल है और इसका 4% है, तो ये उसका 4% ले लिया। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे इस एक्स के साथ कोई नहीं है, मतलब क्या है 1/, ये चीज़ तो मैंने यार आपको कितने अच्छे से कितने रेगुलर लेक्चर में भी बताया हुआ है। कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, 1 में से 0.04 डाल दो तो 0.96 जो रहेगा, इससे डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल वर्किंग कैपिटल। ये एक आसान सा क्वेश्चन था जो लास्ट दे दिया था, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको याद होगा तो मैंने रेगुलर में भी आपको बोला था कि ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल कैलकुलेटर पे सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया मैम, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि इंस्टीट्यूट आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर रहा है जो थोड़ी सी गलत हो रही है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ज़रूर लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना इज लिटिल बिट ऑफ अ टास्क। कंपनी मेंटेन्स मिलर और मॉडल का क्वेश्चन है, और वर्स्ट केस में आपको बताऊं, मिलर और मॉडल जो कॉस्टिंग एफएम का पेपर है ना, उसमें भी पूछ लिया इन्होंने ओल्ड सिलेबस में, जबकि मिलर और मोर मॉडल है ही नहीं, उधर भी पूछा हुआ है। लेकिन जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे, मैंने आपसे कहा था कि आप एफएम पूरा न्यू सिलेबस का ही करो, इनका भरोसा नहीं, और वही छुआ। मिलर और मॉडल पे 3 मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए ओल्ड कॉस्ट एफएम में, उसका भी सोल्यूशन बनाना है, जैसे टाइम मिलता है मैं वो भी करूँगी, जितना मेरे को टाइम मिला है। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग इट फॉर यू ऑल। थोड़ा भरोसा रखें मेरे पे,
कि मैं आपको जितना वक्त हो रहा है उतनी चीज़ें प्रोवाइड करने की पूरी 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 कोशिश कर रही हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट यार। आप मेरे से पढ़े हुए बच्चों इतना भरोसा तो ज़रूर रख सकते हो। मेरे को जैसे और टाइम मिलेगा मैं फटाफट आप लोगों के लिए और भी चीज़ों के सोल्यूशन के वीडियोस, और वीडियोस नहीं तो सोल्यूशन तो बना के डाल ही दूँगी। मैंने फिर भी 1-2 और पेपर पे काम कर लिया है, बहुत जल्दी शायद आपको वो भी देखने मिल जाएगा। कंपनी मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 10 lakhs. The standard deviation of the company's daily cash flow is 3,60,000. Annual interest rate is 12%. Transaction cost 180 दे दिया, 360 days in a year है। मिलर और मॉडल के हिसाब से अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और एवरेज कैश बैलेंस आपको बताना है। ये आपका मिलर और मॉडल का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इटसेल्फ एक कितनी बड़ी गलती थी, मैंने आपको वो भी डिस्क्लोज की हुई थी रेगुलर लेक्चर में। अब उसका ये रियल फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटू डेली कैश फ्लो का वेरिएंस अपॉन डेली इंटरेस्ट रेट होल रेज टू 1/3। 3/4 ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 180 है ठीक है, वेरिएंस बोला है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन 3,60,000 दिया है, और आपको ये तो पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आप लोगों का वेरिएंस हो जाता है, तो 3,60,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाई डेली इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो 12% आपका इंटरेस्ट रेट डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 360, होल रेज टू 1/3। 1/3 कैसे करते हैं, रूट का बटन 12 बार, फिर -1, फिर इंटू 0.33333 प्लस 1.3 कैसे है, ये 1/3 को है ना वो 0.33 हो जाता है, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार। करेक्ट है क्या। अभी जब 12 बार हो जाता है तो ये आंसर आना चाहिए। ये बेसिकली ये आपके कैलकुलेटर पे आते आते एरर आ जाता है, ये मैंने भी देखा है और मैंने रेगुलर में भी बताया था। अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस 3 इंटू जेड। अभी अपन ने जो निकाला इंटू 3 करने का, और लोअर लिमिट 10 लाख क्वेश्चन में दी हुई है। रिटर्न पॉइंट इज लोअर लिमिट प्लस जेड एंड एवरेज कैश बैलेंस इज लोअर लिमिट प्लस 4/3 जेड। यहाँ जाके आपका पूरा का पूरा एफएम का पेपर क्या होता है, खत्म। इसका लास्ट वाला पार्ट जो था वो दिन होता था। अब मैं आपको पेपर का एनालिसिस बताती हूँ। तो ये देखो आप ही का पेपर है मेरे हाथ में, दिस इज योर पेपर। फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव छोड़ो, आई अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स में कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आ गए थे, लेकिन ना उसमें से ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने जैसे थे। अब अगर अपन बात करेंगे कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, मैं वो लिख रही हूँ, फिर अपन उसके मार्क्स भी देख लेंगे। कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे पहले तो अपन वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B, ये पूरा 15 मार्क का आप सॉल्व कर सकते थे। थ्योरी है, गला फाड़ फाड़ के बोला है थ्योरी पढ़ो थ्योरी पढ़ो थ्योरी पढ़ो, ये एक चीज़ आप कर ही सकते थे सॉल्व। ऑफकोर्स अगर आप उसमें से 1-2 पॉइंट नहीं भी याद आए तो 15 में से कौन से 15 मिलने हैं यार, 10 तो मिलते ना। तो ये अपन को सॉल्व करना, एग्जाम में फ्यूचर में ऐसा होता है तो ध्यान रखना, थ्योरी को छोड़ के नहीं आना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आपने एग्जाम में चूज करना चाहिए था इसको इमीडिएटली नॉट टू सॉल्व। क्यों, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 बोलूंगी मैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी आया था, आसान था बट बहुत ज़्यादा लेंदी आया था, तो इसको आप इमीडिएटली सॉल्व नहीं करते तब का तब तो भी चलता था। और बात समझो, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक आसान क्वेश्चन था, अभी अपन ने सॉल्व किया ना, ओवरऑल वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 4A का 1 जो 6 मार्क का था, आप ये भी कर सकते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भले ही अभी कुछ बच्चों के लिए मैं बोल लूँ कि ये जो सेकंड वाला पार्ट है मैम हमको क्लिक नहीं हुआ, 2 मार्क का ही छोड़ रहे हो ना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B जो था बेटा 7 मार्क का, ये सेम क्वेश्चन निकिता मैम ने डीए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में डाला हुआ है। लास्ट में मैं आपको वो भी एनालिसिस दे दूंगी कि इसमें से कितने क्वेश्चन अपने रेगुलर बुक्स में कवर्ड थे, मैं वो भी आपको एनालिसिस दे दूंगी यहाँ पर। इसीलिए एकदम परेशान होने की कोई बात नहीं है, अपन एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको नहीं आया, इसलिए मैं उसको नॉट टू सॉल्व में लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट जो 6 मार्क का था ये आप कर ही सकते थे। मैं इसका जो डिविडेंड वाला क्वेश्चन है, ए का 1
और एक का 2। मेरे को लगता है ये भी 4 मार्क का आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे, क्योंकि कुछ नहीं, आपको गॉर्डन से के ही निकालना था। इतना एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो 5 मार्क का था, ये भी आपके 2 क्वेश्चन में कवर्ड है DA के, विच वी हैव डन ऑलरेडी, निकिता हमने करवाया हुआ है। अब ये भी अटेम्प्ट हो सकता था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूरा ही 15 मार्क का अटेम्प्ट हो सकता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6A। 6A बोलो या 6B बोलो, पूरा 15 मार्क कैपिटल बजटिंग का आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपने 7 का भले ही 10 मार्क अटेम्प्टेबल था आप बोलोगे, और क्वेश्चन नंबर 7B तो वो मिलर और मॉडल था, हम करके नहीं गए थे, करके गए थे तो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैं 5 मार्क फिर भी यहाँ लिख दूँ। और क्वेश्चन नंबर 8 तो पूरा DA का था, आसान था। अगर आप हमारे क्लासेस नहीं लिए हो तो भी मॉड्यूल में चीज़ें थी, अगर आप हमारे क्लास लिए हो तो भी इसके अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर थी। मेरे सामने निकिता मैम ने वो भी एनालिसिस करके दिया हुआ है। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखो, 2 पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे, 4 कर सकते थे, 5 कर सकते थे, 6 कर सकते थे, 7 कर सकते थे, 8 भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन अभी भी अपना एक्स्ट्रा चल रहा है। मान लो आप 2 ये थ्योरी का कर लेते, 8 थ्योरी का कर लेते, जब आपको इसमें जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट है, जैसे आपको ये डिविडेंड डिसीजन में प्रॉब्लम है या कैपबज में प्रॉब्लम है, फिर भी आप बेटा एक क्वेश्चन ऑप्शन में चल रहे हो। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपको एक रियलाइज़ करवाने के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने गलत किया, प्लीज़ आप मेरे को कुछ भी गलत लग रहा है जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ तो मैं अगेन उसके लिए सॉरी बोल दूँगी यहीं पे पब्लिकली। लेकिन बात समझो, ये पेपर अगर फ्यूचर में आता है इस टाइप का पेपर, तो आपको ये चीज़ करती आनी चाहिए बेटा कि हर एक का अगर एक एक सब्मिट भी आपको नहीं आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का एक सब्मिट मान लो नहीं आता है, अब 4A का मैंने कर लिया, 4A का एक सब्मिट नहीं आ रहा है छोड़ो, इसका सब्मिट नहीं आ रहा है छोड़ो, जो आ रहा है वो तो सॉल्व करो ना। फिर भी आप इसमें से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस सॉल्वेबल थे, तो आपका प्रैक्टिकल 25 को बाजू में रखो तो आपका 75 मार्क्स वॉज सॉल्वेबल। आप ये फैक्ट को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने आपके फ्यूचर पेपर्स में मदद मिलेगी। आई एम विथ यू, पेपर डिफ़िकल्ट था, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अब मैं जो बात कर रही हूँ ना बेटा वो फ्यूचर के लिए है कि आगे जाके अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो आपके एंटीना तुरंत खड़े होने चाहिए, ये समझने के लिए कि हाँ अगर एक पेपर डिफ़िकल्ट आएगा ही, हर बार हर लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट में। अब एक पेपर में एक कोई चीज़ डिफ़िकल्ट आ जाती है, एक पूरा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आ जाती है, तो क्या करना चाहिए, फाइंड योर चॉइस ऑफ क्वेश्चन। आपको उसमें आपके क्वेश्चन ढूंढने कि हाँ हमको इसमें से कहाँ मार्क्स मिलेंगे वो ढूंढने हैं और उनको अटेम्प्ट करके आना है। पैनिक होने का नहीं है, ब्लैंक होने का नहीं है, आपको 6 महीने का अटेम्प्ट लग जाएगा। मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अब जो हो गया वो हो गया। आई एम विद यू ऑल इन दैट ग्रीफ कि पेपर डिफ़िकल्ट था, मैंने इसके पार्ट 1 में ही बोला था पेपर आसान नहीं था, मैं वो बात डिनाई नहीं करूँगी, उस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ सिंपैथी देना नहीं है, मुझे आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि अगर ऐसी चीज़ आगे होती है तो आपको आपके क्वेश्चंस कैसे ढूंढने हैं, वो एबिलिटी आप में आनी चाहिए। इंटर हो फाइनल हो ये चीज़ रिपीट होगी। आप ये बात को मेरी लिख के ले लो, रिकॉर्ड कर लो। मैं कह रही हूँ कि अब अगर इसके आगे आप जो भी एग्ज़ाम दो, हर ग्रुप में एक पेपर ऐसा आने वाला है जहाँ पे आप हर किसी पे डाउट करेंगे, खुद पे भी डाउट करोगे, शायद आपको डाउट आएगा आपके टीचर्स पे भी, शायद किसी को मेरे पे भी आया होगा। लेकिन बात समझो, आप जब तक एक रियलिटी चेक नहीं रखते हो आपके लाइफ का और आपके पेपर का कि हाँ देख बात समझ, अगर मेरे साथ ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता था, मेरे पेपर्स में से भी ऐसे होता था, उस मोमेंट में ये नहीं करती थी मैंने किससे ये सब्जेक्ट लिया था, अभी मैं उसको बोलती हूँ यार तुमने ऐसे क्यों पढ़ा। ऐसा नहीं होता है बेटा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो सेम कॉन्सेप्ट देखने नहीं मिलता है पेपर में। आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो। अब मेरी बात अगर सुन के बुरी लगे तो अब मैं आपके लिए सॉरी भी बोल दूँ, पर मैं आपको बताती हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर एज वेल। यू आर गोइंग टू येट टू गिव योर फाइनल एग्जाम्स। हमारे भी फाइनल में हुआ था, वेटेज ही हिला देते थे यार, मतलब जब पता है कि ये 16 मार्क का हर बार क्वेश्चन और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और इस एग्जाम में वो 16 मार्क आया ही नहीं, और 16 मार्क के भरोसे लोग जाते हैं ना। एक पूरा चैप्टर वेटेज हिल गया ना, वहाँ वेटेज हिलने के बाद लगभग जाती हूँ, मतलब जो आपके साथ हो रहा है ये मैं फील कर चुकी हूँ।
उसके बाद मेरे पास ये नहीं था कि अब मैं किसको ब्लेम करूँ, मेरे पास एक ही चीज़ थी, अब फ्यूचर में अगर ये होता है तो हमने क्या करना चाहिए। और मुझे यही आपको समझाना है कि अगर फ्यूचर में होता है तो आपको फिर भी ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलेंगे जो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे। ये 75 में से एटलीस्ट नहीं कुछ तो आप 60 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर ही सकते थे, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव के कहीं ना कहीं 10 मार्क भी मिलते, तो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट छोटा मोटा अटेम्प्ट नहीं है। और ऐसे पेपर में एक्सपेक्टेशंस हमको ये रखनी नहीं है कि आपको 100 में से 100 मिलेंगे। यू डोंट हैव टू कीप दीज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन योर एग्जाम। जब आप ऐसा पेपर लिख रहे हो तो 100 का 100 अटेम्प्ट ही नहीं होता है। ऐसे केस में अगर आप 70 भी अटेम्प्ट करते हो तो यार 50 मार्क आपको आएंगे ही आएंगे अगर आप एक गुड अटेम्प्ट करते हो तो। और 40 भी आए तो क्या प्रॉब्लम है ऐसे पेपर में, फिर आप बाकी सब्जेक्ट से एग्रीगेट निकाल सकते हो जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है तब। अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है एनालिसिस। जस्ट अ सेकेंड, मैंने एनालिसिस भी करके रखा है, गिव मी अ मोमेंट। मैं आपको एनालिसिस भी देती हूँ और ये एनालिसिस मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पे भरोसा करते ही है कि अपन ने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके अपना पेपर हो ही सकता था सॉल्व। सो दोज ऑल ऑलरेडी ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज 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 बीइंग विद अस, सपोर्टिंग अस, एंड यू ऑल नो कि अपन कहीं ना कहीं पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे हुआ है तो अपन अभी बेखौफ स्ट्रॉन्ग बन के ऐसे काइंड के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। फिर भी मैं एनालिसिस देना चाहती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2A वॉज कवर्ड टोटली। मार्क्स भी अपन देख लेंगे, मैंने इसलिए क्वेश्चन पेपर साथ में रखा है। ये 5 मार्क का था, ये अपने थ्योरी बुक के अंदर कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2B की मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूं मैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेना, यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2B की अगर हम बात करें तो ये है आप लोगों का 10 मार्क का, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो मैंने बोला था कि मेरे पास, मैंने आपको एक फ़ोटो में दिया था लेकिन उसका आंसर नहीं था, इसलिए मैं वो 2 मार्क अपने पास नहीं ले रही हूँ। बाकी के पूरे 8 मार्क अगर आप देखोगे तो आप ये लिख सकते थे। काफ़ी क्वेश्चन कंबाइंड है इसके अंदर सेम थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा, 2 में भी मिलेगा, 3 में भी मिलेगा। कौन से चैप्टर के मिलेगा? जो एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू सिलेबस का, उसके अंदर एक ही तो थ्योरी का टॉपिक है न्यू सिलेबस का, जहाँ पे कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3A का मैं कोई आपको नहीं कहूँगी कि अपन ने इस टाइप का सम कहीं किसी ने ही नहीं किया है, क्योंकि रेशियो का टॉपिक है, एकदम घुमा फिरा के पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको तो कह रही थी ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, जो अटेम्प्ट ही नहीं करना है अपन उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A की अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन की जो COC का क्वेश्चन था विच वॉज फॉर 6 मार्क्स। इधर अगर अपन देखें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ योर मेन बुक, COC के कोई भी आप ले लेंगे, 2-3 एडजस्टमेंट मिक्स है, अपन ऐसा क्वेश्चन अगेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B की मैं बात करूंगी। 4B आपका DA का पार्ट है फॉर अगेन 7 मार्क्स। दिस वॉज ऑल्सो कवर्ड इन योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। ये निकिता मैम का एनालिसिस मेरे को दिया हुआ है। अब 4B के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5A और 1, तो ये आपका है 6 मार्क्स का, FM का ही है ये हम कर चुके हैं मेन बुक क्वेश्चन नंबर 17 में। सिमिलर सम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। डिविडेंड में एक एडजस्टमेंट थी, इसीलिए अपन डिविडेंड की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5B क्योंकि वो एप्लीकेशन था, बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको भी पता था। और ऐसे क्वेश्चन अपन ने भी किए जहाँ पे एक की मार्केट प्राइस दी रहती है, उससे से अपने को कुछ ढूंढ के दूसरे पे आना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हुए, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5B वॉज अगेन फॉर 5 मार्क्स। ये है आपका DA का, ये आपका चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का मिक्सचर है, निकिता मैम ने मुझे बताया हुआ है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6A का, FM का, और क्वेश्चन नंबर 6B का। तो ये तो पूरा 10 मार्क और 5 मार्क अपन ने कहीं ना कहीं किया है। वो एक लास्ट एडजस्टमेंट में हमको थोड़ा सा एप्लीकेशन करना था। दोनों कैप बच के, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ विल कम टू योर क्वेश्चन नंबर 7A। 7A जो वर्किंग कैपिटल का बेटा 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी ऐसा क्वेश्चन आप मेरा मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 को रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7B अगर आप देखेंगे 5 मार्क का है, पर ये वो क्वेश्चन है जो अपने कैलकुलेटर पे नॉर्मली सॉल्व नहीं हो सकता है, पर फॉर्मूला अपन ने इसका देखा हुआ था। चलो एक काम करिए, नॉर्मल कैलकुलेटर पे नहीं होता है, अपन इसमें दिमाग ही नहीं लगाएंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन को एनी विच वेज आप कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर भी। और हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो 8 का ए का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डन है, ये अपने पास है ऑलरेडी, 4 मार्क का है। कहाँ से है ये? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनेयर से है, क्वेश्चन नंबर 1 से है। अब आप उतना थोड़ा बहुत ढूंढ लेना बेटा, ये तो डीए का है। और क्वेश्चन नंबर 8 बी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनर में चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड है, दिस अगेन फॉर 7 मार्क्स। अब अगर आप इनका टोटल लेंगे, चलो आपको बताती हूँ। ये आपका विद ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें ऑप्शंस भी कवर्ड है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने थे। 2, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन कवर करने थे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चल रहा है। तो फिर भी अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे, छोड़ो मत छोड़ो, जैसे भी करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट का ऑलमोस्ट 70 मार्क्स। लेकिन मैं आपको ये नहीं जताना चाह रही हूँ कि हम कितना इसमें से कर चुके हैं, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी को घुमा घुमा फिरा के कुछ तो आपके पेपर में आता है। इसलिए आपको थोड़ा सा पेपर के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। फ्यूचर में ऐसा पेपर आता है तो बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी बाकी पेपर्स के लिए भी काम करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको हेल्प हुआ है इससे या लेक्चर से, आपको ऐसे लगता है, कमेंट में थोड़ा सा हार्ट डाल देना चाहिए, थैंक यू, या जो भी है, डू पुट समथिंग इन कमेंट जस्ट टू मेक श्योर कि वट एवर आई एम डूइंग फॉर यू ऑल इज रीचिंग द राइट ऑडियंस। थैंक यू अगेन एंड बाय बाय एवरीवन।